जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे गांव वाले सुनीता को एक तांत्रिक होने पर पेड़ से लटका के मार देते हैं और फिर सुनीता एक पिशाचनी का रूप ले लेती है और उसके बाद राघव, सुमित और केशव तीनों गांव के बाहर श्रापित बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं, जहां से पिशाचनी उनके पीछे पीछे उनके गांव तक आ जाती है। अब देखते हैं आगे। तीनों दोस्त बातें करते हुए गांव वापस आ जाते हैं और साथ ही वो पिशाचनी भी उनके साथ उनके गांव उस काले साये के रूप में आ जाती है। ये चीज उन लोगों को नहीं दिखती। अब तीनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और तीनों अपने घर पहुंच जाते हैं, पर उन तीनों के मन में तो पिशाचनी का डर बैठ चुका होता है। न जाने क्यों, पर उन्हें एक आभास हो चुका था। राघव जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी माँ उसे देर से आने पर डांटते हुए कहती है, क्या है राघव, तुम्हें कितना भी समझाओ, तुम आजकल के बच्चों की समझ में क्यों ये बात नहीं आती कि गांव का माहौल है, यहाँ ऊपरी हवा बहुत है। अंधेरा होने से पहले घर आने को कहा था और तुम अब आ रहे हो। अगर कुछ हो जाता तो? और तुम उस पेड़ के पास तो नहीं गए ना? अरे माँ, तुम तो खामखा ही गुस्सा कर रही हो। मैं केशव और सुमित के साथ गांव में ही था। तुम बेकार ही डर रही हो। कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बातें करने में देर हो गई। अब मुझे भूख लग रही है। खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। राघव की माँ को कुछ अनहोनी का अंदेशा होने लग गया था। माँ का दिल जो ठहरा, पर फिर मन ही मन राघव की माँ ने खुद को समझाया और राघव के लिए खाना लगाने चली गई। सुमित और केशव भी अपने अपने घर पहुंच चुके थे। डर तो तीनों को था कि आज कोई अनहोनी न हो, पर क्या करें, अनहोनी तो उनके साथ हो चुकी थी, काले साये के रूप में। खाना खाकर तीनों सोने चले गए थे। तीनों अपने अपने घर में खाना खा के सोने को जा चुके थे। बाहर भी अब मौसम खराब होने लगा और जोर जोर से बारिश के साथ बिजली भी कड़कने लग गई थी, मानो कि आज की रात ही कयामत की रात होगी। केशव, जो कि पहले ही कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था, बिस्तर पर लेटे लेटे ही उस पिशाचनी के बारे में सोचने लगा कि अचानक से उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। बिजली की चमक में उसे अपनी खिड़की पे वही काला साया दिखने लग गया था। अब केशव के डर और घबराहट से हाथ पांव फूल रहे थे। उसे आज कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। रात को लगभग 1 से 2 बजे का समय होगा कि केशव को अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वो एकदम से चौंक कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि तभी दोबारा से उसे खटखटाने की आवाज आती है और साथ ही एक जानी पहचानी सी आवाज, जो कि हूबहू राघव जैसी थी। वो आवाज केशव को दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है। केशव का डर थोड़ा कम होता है और साथ ही से राघव पे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। उसे लगता है कि जैसे राघव ने उसे डराने के लिए इतनी रात को यहाँ आया। वो उठकर दरवाजा खोलने को चला जाता है और देखता है कि दरवाजे के बाहर तो कोई भी नहीं है और सोचने लगता है तो फिर दरवाजा खटखटाया किसने, और वो आवाज तो राघव जैसी थी। अब केशव फिर से दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर पर जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि ये तो वही पेड़ वाली पिशाचनी थी, जो कि एकदम से उसके पीछे एक खंजर लिए खड़ी थी। एकदम से केशव की चीख निकल गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अब वो समझ चुका था कि उसका अंत समय आ गया है। वो सोच रहा था कि उसे राघव और सुमित की बातों में नहीं आना चाहिए था। केशव चिल्लाने का हुआ, पर यह क्या, उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, मानो किसी ने उसका गला ही दबा रखा हो। अब वो उस खून की प्यासे पिशाचनी के सामने असहाय सा खड़ा था।
पिशाचनी केशव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने खंजर के एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर देती है और केशव का गर्मा गर्म खून पीकर अपनी प्यास बुझाने लग जाती है। वो पिशाचनी अपनी प्यास बुझाने के बाद वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सवेरा होने पे जैसे ही केशव के माता पिता उस कमरे में आते हैं, उनके तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। केशव उनका इकलौता बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं था। ये बात आग की तरह गांव में फैल जाती है कि केशव हो न हो उस बरगद के पेड़ के पास गया था, पर उसके साथ और कौन कौन था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इधर राघव और सुमित भी केशव की मौत की खबर सुन चुके थे। वो दोनों तो मानो सदमे में ऐसे थे कि अब उनकी बारी है। राघव की माँ ने जैसे ही राघव से कल के बारे में पूछा तो मानो राघव की माँ की जिंदगी ही उजड़ गई। राघव और सुमित भी अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। अब गांव वालों पर फिर से पिशाचनी का साया मंडराने लग गया था।